है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो गई है आपकी। तो अगर किसी बच्चे की कल की क्लास मिस हुई है, अगर किसी बच्चे का फिजिक्स के अंदर स्पेशली कुछ बैकलॉग है, तो अभी टाइम है 2-4 दिन का, प्लीज एक बार रिवाइज कर लो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ये सारी चीजें आपको फिर भी समझ में आ रखी होती है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार ये चैप्टर रिवाइज करना है अच्छे से। फ्रिक्शन वाला पार्ट भी अच्छे से पढ़ना है कि कैसे इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बल्कि फ्रिक्शन की सारी जो थियरी थी वो कर ही ली थी। आज की क्लास में हमारा एम यही रहेगा कि हम फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट वो सॉल्व करें। तो आज की क्लास में एक डेरिवेशन बोल लो या फिर एक क्वेश्चन ही बोल लो, एंगल ऑफ रिपोज होती है एक चीज, वो हम देखेंगे, और बाकी मेजरली हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो क्विक एक रिवीजन दे देती हूँ। शिवांगी बच्चे के नेटवर्क में इशू था और बाकी बच्चों के भी थोड़ा सा अटेंशन में इशू होता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग और जगहों पे चला जाता है, तो इसलिए क्विक हम रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने फ्रिक्शन पढ़ा था। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन? बताओ, मतलब तो बता दो, फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? बहुत सारी डेफिनेशन लिखवाई थी मैम। वो फोर्स जो कि मोशन के अगेंस्ट हो। वेरी गुड। वो फोर्स जो दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में है तो उनके रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट होती है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही कि अगर दो सरफेसेस एक दूसरे मतलब ऐसे स्लाइड करना चाहती है, एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर चलना चाहती है, तो कुछ अपोजिंग फोर्स आ जाती है पिक्चर में, वो होती है फ्रिक्शन। हाँ शिवांगी बेटा। मैम कुछ नहीं, गलती से नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। चलो, तो फ्रिक्शन हमने समझा। उसके बाद हमने देखे कि 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं जिनकी ये टर्मिनोलॉजीज तुम लोग सीखते हो। एक होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, कुछ लिखने एक की होता है, कोशिश कर रही हो तो नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है बेटा मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। नहीं, बच्चे बोलते थे कुछ लिखने की कोशिश करो तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब मैंने तुम लोगों को ये भी एग्जांपल देके ही समझाया था कि अगर सपोज कोई डब्बा रखा है जमीन पे और वो डब्बा हैवी है, उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, तो इनिशियली जैसे 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 फोर्स पढ़ाते रहोगे वैसे 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 हो सकता है डब्बा ना हिले। फिर एक पॉइंट आएगा जिसपे अगर जरा सी मैं फोर्स और लगा दूं उस डब्बे में तो वो हिल जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका तब लगता है जब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है, जब आपकी एक तरीके से ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, it has the tendency to move but it is not moving. Limiting friction is nothing but the limiting case या फिर limiting value of static friction, limiting value of static friction। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि भाई अब मेरी ऑब्जेक्ट चल गई, तो चलती हुई ऑब्जेक्ट पे भी तो लगता है ना, चलती हुई ऑब्जेक्ट पे भी तो फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई हाँ बेटा रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चा। अगर कोई चलती हुई गाड़ी होती है, उसको तुम चलता रहने दोगे, उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है तुम्हारा बॉडी इज मूविंग, जब तुम्हारी बॉडी चल रही होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैम यस मैम, आपने कल म्यू का केस बताया था। क्या बेटा? मैम आपने कल म्यू एस और म्यू के बताया अब उस था। पे आ रही हूँ ना, उस पे आ रही हूँ अभी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है तुम्हारी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब जितनी तुम फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उसी के इक्वल हो जाता है। अब आ जाओ इस पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। मैम एक चीज पूछनी थी। मैम जैसे अगर मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, तो मैम ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स स्टैटिक फोर्स कैसे बनेगी अगर मैं किसी ब्लॉक पे 100 न्यूटन? अच्छा देखो, अगर आप किसी ब्लॉक पे 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और वो ब्लॉक हिल नहीं रहा, तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, मतलब उसके ऊपर की वो ब्लॉक हिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो 100 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हो कहीं ना कहीं तो जा रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जाएगी ये फोर्स? ये फोर्स जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन में, कि जमीन और वो जो बॉक्स है वो एक दूसरे से इतना ज्यादा फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में कि तुम उस बॉक्स को हिला ही नहीं पा रहे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम उस बॉक्स को हिला दोगे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको कुछ कुछ बुक्स में एफ एल से भी नोट करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, where mu s is your coefficient of static friction. Mu s is your coefficient of अच्छा मैम, जो फॉर्मूला होता है म्यू एस एन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है। हाँ, mu s is coefficient of static friction। तो mu s n जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम तुम इस पे जितनी इतनी फोर्स अगर लगाओगे तो ये हिल जाएगा। सही है बेटा। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन में तुम्हारी बॉडी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में तुम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हो? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय n।
तो दोनों जगहों पे फॉर्मूला सेम है, म्यू एन के बराबर ही रहता है। अगर तुम्हें म्यू के और म्यू एस अलग अलग दिए तो तुम्हें अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते मैम एन क्या है? हैं। एन होती है बेटा आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके मैम। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम फाइंड आउट करते हुए आए थे ना सारे के सारे न्यूटन लॉज में। तो बेटा यही है तुम्हारा पूरा फ्रिक्शन की चिट्ठा, यही है जितना मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में लिख दिया ना। अगर ये चिट्ठा तुम्हें समझ में आ गया तो इससे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों ये चीज? मैम यस। ठीक है शिवांगी बेटा, आपको भी क्लियर है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज कुछ ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इट इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि ये सपोज हमारे पास वेज है, ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक वेज है, ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक वेज है, इसका जो एंगल है वो भी हमें गिवन है थीटा। इस वेज के ऊपर तुमने रख दी कोई छोटी सी बॉडी, इस वेज के ऊपर तुम लोगों ने कोई छोटी सी बॉडी रख दी। अब तक तो हम जितने भी केसेस कंसिडर कर रहे थे वो फ्रिक्शनलेस केसेस कंसिडर कर रहे थे। अब तक तो हम जितने भी केसेस कंसिडर कर रहे थे वो फ्रिक्शनलेस केसेस कंसिडर कर रहे थे। अब आ गया फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट, तो वेज और बॉक्स के बीच में कुछ फ्रिक्शन भी होगा। तो बेटा अगर मैं बॉक्स को खाली ग्राउंड पे रखती हूँ, बॉक्स हिलेगा नहीं अपने आप, है ना। अगर ये जो डब्बा है उसको सीधा मैंने ग्राउंड पे रख रखा है, वो तो हिलेगा ही नहीं, उसमें तो फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ बैलेंस हो रखा है। अब सपोज मैं वो ग्राउंड का एंगल धीरे 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 करके चेंज हो रही हूँ, तो कोई ऐसा एंगल आएगा जिसपे बॉक्स जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। यस मैम। ना, तो एंगल ऑफ रिपोज वही एंगल होता है। एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल, इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल, ये थीटा, मेड बाय an inclined plane, made by an inclined plane with the horizontal such that an object, ये definition है इसकी बेटा पूरी proper, such that an object placed on the inclined surface begins to slide. समझ में आया कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है? फिर इसकी डेरिवेशन में चलेंगे अपन। मतलब समझ में आया बेटा कि जैसे तुम अगर तुम धरती पर रख रहे हो, समझ में आ गया, अगर तुम धरती पर रख रहे हो तो ब्लॉक अपने आप नहीं चलेगा। जैसे 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 मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाऊंगी तब एक पॉसिबल एंगल आएगा जिसपे मेरा जो ब्लॉक है वो हिलने लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तुम्हें कौन कौन सी फोर्सेस पता है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? mg ये लो नीचे के डायरेक्शन में mg लगा दी, और नॉर्मल, और बच्चे ने बोला नॉर्मल लग रही है, लो नॉर्मल बना दी। सही है। अब अपन धागा है को नहीं तो धागा है नहीं तो और कुछ लग नहीं रहा। धागा है नहीं तो और कुछ लग नहीं रहा। अब अपन को पता है कि ये mg के कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं। नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल थीटा होता है, सही है। और ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें मेरे पास आ जाएगा mg sin थीटा। इज दिस ओके? मैम यस। यहाँ तक कहानी क्लियर है? वही पुरानी कहानी है, कुछ नया नहीं करा है। अब मैं नया कॉम्पोनेंट करूंगी, निकालना। अब मैं नया करूंगी। ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो बॉक्स नीचे गिरने की कोशिश करेगा, मतलब फ्रिक्शन इसको पीछे की डायरेक्शन में खींचेगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में, ये जो लाल एरो से मैंने बनाया, इस डायरेक्शन में लगेगी तुम्हारी फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पर मैंने बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी लग रही है कि बॉक्स विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर एफ मैक्स लगेगा। अब इससे जरा सा भी अगर एंगल बना तो उसके बाद मेरा बॉक्स नीचे स्लाइड कर जाएगा। ये चीज समझ में आई? मैम हम ये कह सकते हैं कि fx max और mg sin थीटा बराबर होंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। तो यहाँ से अब मेरी दो इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि बॉक्स मेरा इक्विलिब्रियम में है। बॉक्स तो हमारा इक्विलिब्रियम में, अभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो हम लिख नहीं रहे ना। अगर एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो नीचे एक्सेलरेशन की फोर्स लगा देना, उसमें भी तुम्हें क्या दिक्कत है, उसकी इक्वेशन बना देना। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, बस तुम्हारी बॉक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की। तभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जिसको समझ में आया, रिजिड बॉडी डायग्राम जिसको समझ में आया, एक्सेलरेटिंग बॉडीज जिसको समझ में आया, उसको फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें तुम्हें खाली एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगानी है। तो अब यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊंगी तो n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा। हाँ अनुज बेटा। मैम अभी तक कितना हो गया?
बेटा इसके पहले मैंने रिकैप करवाया था, यही वाला टॉपिक पहला है। ओके मैम। ठीक है बच्चा, चलो मैंने यहाँ पर यही बोला है कि एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब होता है कि आपका जो वेज है उसका क्या एंगल होना चाहिए, मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए कि आपने उस पर कोई बॉडी रखी है वो जस्ट स्लाइड होनी शुरू हो जाए, तो उसी की डेरिवेशन कर रहे हैं। इस पे हमने नॉर्मल और एमजी बनाया, उसके कंपोनेंट कर दिए, बट क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब यहीं से तुम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, यहां से तुम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एम जी कॉस थीटा। सही है ये चीज? यस ठीक है। मैम। अब सेकेंड इक्वेशन अभी जैने बोली थी कि ये तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, जैसे ही थोड़ा सा एंगल इंक्रीज करेंगे तब ये बॉक्स नीचे गिरेगा। सो विच मींस एफ एस मैक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ पे अगर मैं एफ एस की वैल्यू डाल दूं मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एम जी कट गया, एक तरीके से मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई म्यू एस के बराबर। यहां से आ गया ना मेरे पास, थीटा की वैल्यू आ गई ना, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। इज दिस ओके गाइस? ये क्लियर है सबको पार्ट? मैम एक बार और समझा एक दो। बार और समझा दूं बेटा। चलो आप मुझे ये चीज बताओ कि अगर आपने कोई डब्बा ग्राउंड पे रख रखा है, सपोज मैंने ऐसे सीधी ग्राउंड पे रख रखा है कोई डब्बा, क्या वो अपने आप चलने लग जाएगा? नो मैम। अब अगर मैं इसका ये जो एंगल है वो धीरे धीरे करके बढ़ाती रहूं, तब आप अग्री कर रहे हो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो डब्बा स्लाइड कर जाएगा। उसको डब्बे को मैम पकड़ के रखना, गिरना जाए मैं, नुकसान हो जाएगा वरना। नहीं नहीं, अभी हम तो अभी गिरा रहे हैं ना, अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है तो नुकसान वगैरह हम देख नहीं रहे, हम गिरा रहे हैं डब्बा। यहाँ तक अग्री कर रहे हो बेटा कि अगर मैं उस डब्बे को ऐसे ऐसे ऊपर इसको ले जाऊंगी, इसका एंगल बढ़ा दूंगी तो डब्बा नीचे गिर जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, यस मैम। है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज मींस दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट मिनिमम एंगल जिसपे मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख रखी है वो स्लाइड कर जाएगी, इट विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो यहाँ पे जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपकी नॉर्मल फोर्स तो लगेगी बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को बच्चा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स तो आपकी लगेगी ही लगेगी, नीचे के डायरेक्शन में आपका mg लगेगा। हमें पता है कि mg के कंपोनेंट अगर हम करते हैं तो mg cos थीटा mg sin थीटा इसके कंपोनेंट आते हैं। फ्रिक्शन तुम्हारी एक ऐसी फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को चाहती है कि रिलेटिव मोशन ना हो, तो यहाँ पर जो तुम्हारा डब्बा है वो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्शन कुछ ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। और क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये डब्बा जस्ट बिगिन हो जाए स्लाइड करना, तो मतलब मैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ एस मैक्स लिख दिया, विच इज माई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इज इट ओके नाउ? ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब तो बस मैंने इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है वो लगा दी, n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ गई mg cos थीटा के बराबर। इसका मतलब है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है म्यू एस विच इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय n। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय n, म्यू एस mg cos थीटा। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन बनेगी मेरी वो कितनी बनेगी, एफ एस मैक्स मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट कर दोगे तब आपके पास tan थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर आ जाएगी और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। इज इट ओके नाउ? हाँ बेटा। मैम लास्ट क्लास में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, उसमें जो हाँ angle की उसकी भी value वैल्यू वो यही भी सेम यही आई थी, उसकी भी वैल्यू सेम ही आई थी, तभी मैंने दोनों अलग अलग करवाए हैं, क्योंकि ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज सेम ही चीज है क्योंकि फॉर्मूला सेम है, बट चीजें सेम नहीं है। फॉर्मूला भले ही सेम आ रहा है आपका, बट दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। सही है बेटा? ओके मैम। ठीक है, दोनों की जो डेफिनेशन आती है वो तुम्हारी अलग अलग आती है। चलूं आगे, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। थियरी भाई फ्रिक्शन में इतनी है, अगर किसी बच्चे को अभी भी थियरी में दिक्कत है, खाली आज की ये 15 मिनट की वीडियो देख लेना, पिछली क्लास की जो वीडियो है वो देख लेना, नोट्स देख लेना, उसमें तुम्हारी फ्रिक्शन की थियरी क्लियर हो जाएगी। फ्रिक्शन में थियरी इतनी है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हमारा मेजर टास्क है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे थोड़ा सा ये सोच के बताओ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले मैं पीडी बनाएंगे। बनाओ, फिर एफबीडी बनाओ। बिल्कुल सही बोला, सबसे पहले मैम हम एफबीडी बनाएंगे, तो ये तो हमारी उसके बाद हम जो हमारा एन है नॉर्मल, उसकी वैल्यू निकालेंगे एनजी cos थीटा से। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मुझे एक एक करके बताओ, सबसे पहला स्टेप आपने बोला कि हम एफबीडी बनाएंगे,
तो एफबीडी में कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? मैम इसमें एक नॉर्मल फोर्स लगेगी और एक Normal ग्रेविटेशनल और- फोर्स लगेगी। ठीक है, एमजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 न्यूटन। मैम 40। और यहाँ पर एक तुमने बोला नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो चलो जैसा आप बोल Yes, रहे हो वैसा ही ma'am, करते हैं, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया अपन ने, और इस पे एक फोर्स तो तुम लोग अप्लाई ही कर रहे हो, ये जो एफ के बराबर है Yes, फ्रिक्शन। ma'am. Yes, ma'am. है ना, ये तो तुमने एफ फोर्स तो और यहाँ पर static- अप्लाई करी है। और उसके अलावा क्या लग रहा है यहाँ पर? मैम एक Opposite friction- direction में friction. वेरी गुड, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन Opposite लगेगा। मैम यस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन को खाली स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये जो कैपिटल एफ है उसकी अलग अलग गिवन है फोर्सेस, और हमें हर इस वैल्यू के लिए बताना है कि कौन सी नेचर ऑफ फ्रिक्शन लग रही है और ब्लॉक की एक्सेलरेशन वगैरह कितनी हो रही है, ये सारी चीजें बतानी है। तो अभी तो अपन ये वाली सारी की सारी फोर्सेस जो है वो अज्यूम करके चलते हैं। अब सबसे पहले बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि यहां से हम देख सकते हैं दैट एन विल बी इक्वल टू एम जी, है ना। इसका मतलब क्या है? दैट एन की वैल्यू 40 न्यूटन हो गई। Yes, ma'am. सही है। तो बेटा यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में ही म्यू एस और म्यू के गिवन है, इसका मतलब है मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। Yes, तो ma'am. अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालती हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा यहाँ पर? मैम जो मैम लिमिटिंग of फ्रिक्शन या फिर A- काइनेटिक फ्रिक्शन जो फोर्स के बराबर आएगा उसका हम नेचर पता कर सकते हैं ना। नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालोगे ना, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। यस मैम, बट जब मैम हमें नेचर फ्रिक्शन का फाइंड करना है तो उस केस में हाँ, उसमें आपने बिल्कुल सही बोला, उसमें आपने बिल्कुल सही बोला बेटा। इसकी वैल्यू तुम्हारी 20 न्यूटन आ जाएगी ना, 0.5 इंटू 40। मैम यस। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर तुम इस सिस्टम में 20 न्यूटन से कम फोर्स लगाओगे तो सिस्टम हिलेगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब यही है कि अगर तुम इस सिस्टम में 20 न्यूटन से कम फोर्स लगाओगे तो सिस्टम हिलेगा ही नहीं। तो अगर मैं ए और बी दोनों देखती हूँ, ए और बी दोनों देखती हूँ, तो इन केस ऑफ ए एंड बी दोनों केसेस में फोर्स इज लेस देन 20 न्यूटन, दोनों केसेस में फोर्स इज लेस देन 20 न्यूटन। इसका मतलब है कि नो मोशन इज हैपनिंग हियर, इसका मतलब है दैट देयर इज नो मोशन व्हिच इज हैपनिंग हियर। तो नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। मैम एक बार ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिपीट कर देती हूँ। सबको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया यार? एन एफ और एमजी तो बनाते ही थे ना, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन ही तो बनाया मैंने। अब मैंने यहाँ पर क्या बेटा? बी 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 मतलब अरे आपने लिखा है ना ए कोमा बी इज इक्वल हाँ, टू तो ए और बी दोनों में 10 न्यूटन और 15 न्यूटन फोर्स है ना, तो दोनों के दोनों 20 न्यूटन से कम है। समझ नहीं आई ये ए बी कहाँ से लिया आपने? क्या तुम्हें क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिख रहे? ए और बी सी डी, ए बी सी डी, चार तुम्हें फोर्सेस मैम दिख रहे इवैल्यूएट हैं। करनी है ना। ओ अच्छा सॉरी तो ए और बी ऑप्शंस के अंदर अगर एफ इज इक्वल टू 10 है, एफ इज इक्वल टू 15 है, तो दोनों 20 न्यूटन से कम नहीं है। ये चारों फोर्सेस के लिए तुम्हें निकालना है कि कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, क्या एक्सेलरेशन होगी डब्बे की। सही है बेटा। अब मैं एक मैम, बार रिपीट कर रही हूँ कि नो सी मैम में समझ limiting में आ friction गया, है। क्लियर हो गया। हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली चीज भी क्लियर हो गई। यस मैम हो गई, Yes, क्लियर ma'am. हो ठीक गई। है, सिंपल लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताओ? एक बार इसका Yes, लॉजिक ma'am. समझ में आ जाएगा तो पूरा सिंपल है, लॉजिक में कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है, बॉक्स डब्बा हिल ही नहीं रहा। यही सब तो निकालना है ना हमें। अब आज Yes, केस पे अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि सी में हमें फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर दे रखी है, तो क्या होगा इस केस में? मैम लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, बिल्कुल सही बोला। तो बेसिकली सी वाला जो है उसमें मेरी जो फोर्स मैंने लगाई है दैट इज बिकमिंग इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज बिकमिंग इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हिच मींस दैट जस्ट स्लाइडिंग वाली जो कंडीशन है वो स्टार्ट होगी। तो मतलब डब्बा अभी हिलना शुरू नहीं हुआ है, बट उसकी टेंडेंसी है कि जरा सी फोर्स तुम बढ़ाओगे तो डब्बा हिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का नेचर लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस है ना। फ्रिक्शन तुम्हारी लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तुम्हारी एक्सेलरेशन अभी भी लेकिन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। सही है ये चीज। मैम यस। अब आ जाओ फाइनल ऑप्शन पे। ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसपे एक ऑब्जेक्ट जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट मूविंग हाँ, मोशन राइट, बिल्कुल सही। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू है जो तुम्हारी, जिसके बाद अगर तुम उससे ज्यादा फोर्स लगोगे तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट हिल जाएगी। ओके मैम। ठीक है, अब आ जाओ चौथे केस पे। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट हिलेगी? Yes, ma'am. मैम ये चीज तो हमें समझ में आई दैट इन द फोर्थ केस जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स।
इसका मतलब क्या है? दैट माय ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव, दैट माय ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव। तो बेटा यहाँ पर एक बार हमें जो डायग्राम बनाया था ना पिछले केस में, वो हमें फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। उसको कैसे रीड्रॉ करोगे? उसको कैसे रीड्रॉ करोगे कि भाई हाँ, ये ग्राउंड है हमारी, ग्राउंड के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, है ना? इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी एक बार याद दिलाओ। mg लग रही थी, n लग रही थी, नीचे के डायरेक्शन में हम लोगों ने mg लगाया था, है ना? ऊपर की डायरेक्शन में अपन ने बोला था कि मैम n लग रही है। और क्या क्या फोर्स लगाई थी? एक फोर्स इस पे लगी रही थी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी F के बराबर, और एक इसमें फ्रिक्शन की फोर्स लग रही थी जो हमने नीचे बनाई थी। अब अगर ये डब्बा चल रहा है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, Fk लिख दूं इसको। यस मैम। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर डब्बा चलेगा तो एक्सेलरेशन भी तो आएगी। यस मैम। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन भी बनानी पड़ेगी। यस मैम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हमें पता है कि n की मैम वैल्यू ये पार्ट समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा? मैंने बोला कि अब तुम्हारा डब्बा मैम अगर xk की वैल्यू निकालेंगे ना पहले। हाँ बताओ Fk की क्या वैल्यू आएगी? मैम एक बार मैम इसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिखाना। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि चलो अभी तक पहले 3 केसेस में तो डब्बा तुम्हारा रेस्ट पे था, वो हिल ही नहीं रहा था। चौथे केस में हमने इतनी फोर्स लगा दी है कि डब्बा हिलना शुरू हो गया है। तो जहां पर नेट फोर्स लगेगी वहां पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी तो आएगा, है ना? तो अब अगर मेरा डब्बा जो है वो मूव कर रहा है, इसका यही मतलब है ना कि कुछ नेट एक्सेलरेशन भी आ रही है इस केस में। मैम हाँ बेटा। मैम म्यू के एन आर है। हाँ वेरी गुड, निकालो एक बार, चलो वैल्यू निकाल के बताओ। एक सेकंड, मेरे पास एक कॉल आ रहा है, लेट मी पिक दैट अप। एक बार यू गाइस ट्राई टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। यस बच्चों, आई एम बैक। तो बच्चे ऐसे आंसर देना शुरू। मैम आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। हाँ बेटा। मैम जोक 4 हाँ जोक बोलो। जोक सपाट आप पे नोकिया 3310 का छोटा भाई है ना। नहीं, मेरे पास है वन प्लस। अमीर उसका लोग। उसका अमीर। तो छोटा भाई अगर बोलते तो ठीक है, छोटा भाई है। मैंने वन प्लस इसलिए लिया, बैटरी अच्छी थी उसकी। अब मेरे को एफके की वैल्यू क्या आई ये बताओ। एफके की वैल्यू कैसे मैम 8 निकालेंगे? न्यूटन। वेरी गुड। मैम इज म्यू कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाइड बाय 40, तो म्यू के की वैल्यू हमें 0.2 गिवन है। मैम यस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 40 विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 8। 8। और मैम हमें पता है, हाँ मैम आपने जो इस वीडियो में एक्सेलरेशन अलग से ड्रॉ किया मैम, वो कैसे पता लगेगा कि वो किसके बराबर है? वो भी एफ के बराबर होगा? नहीं, एक्सेलरेशन नेट फोर्स की वजह से आती है ना। तो अब यहाँ पर अगर इक्वेशन बनाओगे, क्या इक्वेशन बनाओगे? एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के, ऐसे तो करते मैम थे यार न्यू अभी की तक। वैल्यू 0.2 कैसे आई? गिवन है बेटा क्वेश्चन में, म्यू एस आपको ओके मैम, समझ 0.5 गया। गिवन है, म्यू के आपको 0.2 गिवन है। इस क्वेश्चन में तभी मैंने दोनों ओके मैम। वैल्यूज जिनमें अलग अलग गिवन है वो वाला क्वेश्चन लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको खाली म्यू गिवन है, मतलब म्यू एस और म्यू के इक्वल है। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इक्वेशन बनेगी, मास की वैल्यू है 4, 4a विल बी इक्वल टू 24 माइनस 8, 16। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताई है। कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करने हैं सॉल्व?
इस एक Yes, यस क्वेश्चन मैम आ में, गया। इस एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इस एक क्वेश्चन में फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं जितने हमने पढ़े थे। तभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही डाला कि फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी पे, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। मैम हाँ बेटा, मैम इसका मतलब ये हो गया ना कि जो हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, तभी ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है। कुछ केसेस में इक्वल भी आती है, बट यस यूजुअली यही ऑब्जर्व किया गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। वो हमने कोल्ड वेल्डिंग वाला पॉइंट देखा था ना लास्ट क्लास में, है ना, कि कोल्ड वेल्डिंग अगर कोई बॉडी चिपकी हुई है, बॉडी ग्राउंड से जुड़ी हुई है, तो वो फिर उसमें कोल्ड वेल्ड फॉर्म हो जाते हैं। अगर एक बार वो मूव कर रही है तो इतना टाइम नहीं बनता ना उसमें कि कोल्ड वेल्ड फॉर्म हो जाए, तो इसलिए चलती हुई बॉडी को मूव कराना बहुत ईजी रहता है। सही है बेटा? क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? शुड आई मूव फॉरवर्ड? मैम यस मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस में जितने भी तुमने पहले क्वेश्चन करे थे उसमें बस फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें पता है कि इस अरेंजमेंट में आइडियली अगर M2 मास बड़ा है तो ये नीचे गिर जाना चाहिए, है ना। अगर M2 मास बड़ा है तो ये नीचे गिर जाना चाहिए, बट ये नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि सरफेस और ब्लॉक M1 के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। तो तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू मास 1 की कितनी होगी सच दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। बताओ कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको हम पहले ऐसे, तो एफबीडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना बिल्कुल दोनों सही, का। पहले एफबीटी ड्रॉ कर लो। इसको ऐसे समझो कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर मैं फ्रिक्शन के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करूं, इसका मतलब क्या है कि मास 1 जो है, मास 1 जो है उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मास 1 पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। यहां तक सब बच्चे अग्री कर रहे हैं? स्टैटिक Yes, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, अब अगर मास 1 पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तुमसे पूछा है कि मास 1 की सबसे कम वैल्यू बताओ, मास 1 पे सबसे कम वैल्यू क्या लग रही है वो बताओ। अगर उससे तुम कम कर दोगे तो सिस्टम तुम्हारा गिर जाएगा, अगर तुम उससे कम कर दोगे तो तुम्हारा सिस्टम गिर जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मास 1 कब हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ मास 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ मास 1 corresponds to maximum value of static friction. Can you guys imagine this? जो भी ये सरफेस की मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की इस ब्लॉक के साथ में, वही वैल्यू तो आ जाएगी ना यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं मास 1 को उससे छोटा करूंगी तो मेरा ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, मतलब जो मेरी लिमिटिंग वैल्यू है वो क्रॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो मास 1 की है उस पर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। डू यू गाइस अग्री विद दिस? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पूरी कहानी का मतलब क्या है? दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन, ये वैसे मैं पूरा समझा रही हूँ, बाद में जब क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन मास 1 एंड सरफेस। यहां तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना और म्यू एन से भी सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर म्यू एन से भी सॉल्व कर दोगे तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है। यहां तक चीज समझ में आई? चलूं आगे? अब इसके बच्चे ने जो बोला था फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने, तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक ये मेरे पास मास 1 है और एक मेरे पास मास 2 है ना, मास 2 भी तो है, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक हमारे पास ये रहा मास 2। अब मास 1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी मैम? M1 G। M1 को जी सबसे पहले बच्चे यही नॉर्मल, फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल लगेगी मैम, वो सरफेस के साथ टच में है तो लो नॉर्मल और लगा मैम दी। स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक कौन सी? लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली फोर्स लग रही है ना सरफेस और इसकी वजह से। यस मैम, अब मैक्सिमम फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगेगी मैम? मैम लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट में, क्योंकि टेंशन जो है वो उसको राइट की तरफ यस खींचने की मैम, कोशिश लेफ्ट कर रही में। है ना। इस पे जो टेंशन लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है ना, तो टेंशन इसको राइट में खींचने की कोशिश कर रही है, इसी को तो रेजिस्ट करेगा ये। मतलब इसमें नीचे की डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। और कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? FS मैक्स। सही है बेटा? सही है बेटा? अगर मैं यस यही मैम। सेम डायग्राम तुम्हारा जो दूसरा वाला ब्लॉक है इसका बनाऊं तो इस पे भी तुम्हारी नीचे की डायरेक्शन में M2G लग रही है, और तुम्हारा क्या लग रहा है? टेंशन। और बस टेंशन लग रहा है इस केस में, और कुछ नहीं लग रहा। हो जाएगा ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व?
ये क्वेश्चन तो यहीं से तुम्हारा सॉल्व हो गया ना। हमें निकालना क्या है, m1 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहां से तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, n इज इक्वल टू m1g। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, म्यू n, विच इज इक्वल्स टू दिस इज म्यू एस एन, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में म्यू गिवन है, म्यू एस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू m1g। सही है बेटा। यस मैम। अब यहां से मेरे पास एक तरीके से टेंशन की वैल्यू म्यू m1g आ गई ना। फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम टेंशन इज इक्वल टू म्यू m1g। सही है। और यहां से मेरे पास एक और वैल्यू आ गई टेंशन की, यहां से मेरे पास एक और वैल्यू आ गई टेंशन की, यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई टेंशन की, तो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए म्यू टू जी के बराबर, सॉरी m2g के बराबर। आ गई यहां से m1 की वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो g और g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, म्यू m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। तो यहां से मेरे पास m1 की फाइनल वैल्यू आ जाती है, m1 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, m2 अपॉन म्यू। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सॉरी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? यस यस मैम। मैम। ठीक है। मैंने वही बोला कि फ्रिक्शन बच्चों को कंफ्यूज करता है, और फ्रिक्शन में कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, बस तुम्हारे फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। ये चीज देख पा रहे हो ना तुम लोग कि हाँ फ्री बॉडी डायग्राम तो यस सब हम कुछ देख सेम पा ही रहे हैं। चलता है, बस एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स ही तो ऐड हो गई इस केस में, तो क्या फर्क पड़ गया। तीन फोर्सेस थी पहले, अब एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ गई है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सब बच्चे पहले, मैम एक बार स्लाइड दिखा दो पहले। अच्छा ये वाली पिछले वाली, अभी 35 हुए हैं। यस मैम, हो गया हो गया। आई विल गिव यू गाइस 5 मिनट्स। 5 मिनट से कम में भी सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन वैसे। आई विल गिव यू गाइस नॉट 5 मिनट्स, लेट मी से 3-4 मिनट, सॉल्व करना शुरू करो। जैसे ही पहले बच्चे का आंसर आएगा तब मैं बोलूंगी कि हाँ टाइमर स्टॉप्स, फिर तो मैं एक्स्ट्रा 1 मिनट दे दूंगी, यहाँ सॉल्व कर लो। मैम F1 और F2 बता दो कौन सा है। अच्छा मैम लिखा हुआ है, ओके मैम। लिखा हुआ है ना F1 और F2 कौन सा है। तो मैम दो केसेस गिवन है क्या इसमें मैम, F2 की दो अलग अलग वैल्यूज है क्या मैम इसमें? फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ आई थिंक सो, यस वही है इस केस के अंदर। लेट मी चेक ओके माय मैम। सोल्यूशन एज वेल। हाँ दो के अलग अलग केसेस हैं, F2 की अलग अलग वैल्यूज गिवन। पहले केस में 25, दूसरे में 50। तुम 25 वाला सॉल्व करके बताओ मुझे पहले क्या आंसर आएगा। ओके मैम। ठीक है। F1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना, F2 की दो अलग अलग वैल्यूज गिवन है। दोनों केस में तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सबसे पहला तुम्हें फर्स्ट केस सॉल्व करना है, उसके लिए यू हैव 2 मिनट्स। सो आई विल आस्क यू मैम गाइस cos एट 53 की 38। वैल्यू क्या थी? 3 बाय किसकी? 5। मैम cos 53 की। कैसे याद करोगे, cos 90 जीरो होता है, तो cos 53 छोटा होना चाहिए 37 से, तो वहां 3/5 वैल्यू है। ओके मैम मैम ये समझ गया। क्वेश्चन में दोनों F2 लिखा हुआ है। दो केसेस हैं बेटा, ए और बी पार्ट करके सॉल्व करो। ए पार्ट है आपका जब F2 की वैल्यू 25 न्यूटन है, तो एक बार पहले ये वाला सॉल्व करो, फिर 50 न्यूटन पे चलेंगे। ओके मैम। सही है, समझ में आया अभी? चलो सॉल्व करो। अभी भी ना शायद क्लास के लिंक्स के अंदर टाइमिंग तुम्हारे गलत जा रहे हैं, तो अभी वो टाइमिंग भी 1-2 दिन में मॉडिफाई होंगे, बट अभी के लिए तुम्हारी क्लासेस का ये वाला टाइमिंग है 7 बजे से। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, 7 बजे ही ज्वाइन करो। अगर कुछ भी चेंज होंगे तो मैं हाथ के हाथ तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज। अभी फिलहाल 7 बजे वाला टाइम जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वेरी गुड रचना बेटा। रचना बेटा की वैल्यू आई है फ्रिक्शन की, बाकी बच्चे भी निकालो क्या वैल्यू आ रही है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है यार, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करना, उसी से सॉल्व होएगा। एन की क्या वैल्यू आई इधर, फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए एन निकाला होगा ना, हिंट वही है तुम्हारा कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए एन निकालना है। एन की क्या वैल्यू यस मैम, एन आएगा 100 न्यूटन प्लस F2 sin 53। मैम अभी को निकाल रहे हैं। है, निकालो। मैम एक चीज पूछनी थी। हम्म देखो उसमें हमें F2 दे रखा है, हाँ, इसमें हमें दो दो F2 क्यों दे रखे हैं? दो केसेस हैं, ए पार्ट में F2 की वैल्यू 25 है, बी पार्ट में F2 की वैल्यू 50 है। दो अलग अलग क्वेश्चन मान लो इनको। पहले 25 वाला डाल के सॉल्व मैम करो ना। फर्स्ट केस में नॉर्मल की वैल्यू 120 न्यूटन आएगी।
से आ जाएगी 120। फिर से चेक करो, एक बार चेक करो कि माइनस प्लस की गलती करी है। अभी आप लोगों के ग्रुप में मैंने ना 3 असाइनमेंट भेजे हैं, ये एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों के असाइनमेंट्स हैं। क्योंकि हमारी अभी थोड़े दिन क्लासेस नहीं होंगी, तो सब बच्चों को ये असाइनमेंट अपना एक एक करके, एक एक दिन में इसमें 10 क्वेश्चन है, 1 घंटा तुम्हें सॉल्व करने में लगेगा। हर दिन जब भी फिजिक्स की क्लास का टाइम है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आई विल बी सेंडिंग दी आंसर्स टू रचना बच्चा एज वेल, ताकि वो आंसर्स जो है वो अपने ग्रुप पे, जो हमारा डाउट ग्रुप है, उस पर आप शेयर कर पाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, जिसमें बच्चे को थोड़े से गलती हो रही है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उससे ही हो जाएगा आधा काम तो सॉल्व। अगर इसका मास का हरे रंग का मास है तो हरा रंग की बना देते हैं। अगर ये जो मास है 10 किलो का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी मैं। नीचे के डायरेक्शन में mg लगा 100 न्यूटन, ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारा नॉर्मल लगा। और क्या लग रहा है, एक तो तुम्हें फोर्स गिवन है F1 20 न्यूटन के बराबर, और यहां पर ये F2 के कंपोनेंट नहीं लगेंगे। यस मैम। F2 के कंपोनेंट भी तो लगेंगे। यहां पर जो कंपोनेंट लगेगा दैट विल बी इक्वल टू F2 sin 53, है ना। और यहां पर जो कंपोनेंट लगेगा दैट विल बी इक्वल टू F2 cos 53। और तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, जिसको जो इन दोनों को काउंटर करेगा। ये चीज क्लियर है। अभी देखो, मुझे पता नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए मैंने छोटे एफ से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक क्लियर है ये वाली चीज बेटा, ये कहानी क्लियर है सबको। अब यहां से मुझे बताना, नॉर्मल वाली इक्वेशन क्या लिखोगे तुम लोग। F2 sin 53 plus normal equal to 100 Newton. हाँ, तो फिर नॉर्मल की वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी, कम आएगी। Yes मैम 80 Newton है। Yes मैम 80 हाँ, Newton। 80 न्यूटन आ गई ना। अब वहां से बताओ कि मैम फ्रिक्शन वो की क्या साइन का वैल्यू आ रही है। कंपोनेंट नीचे ले लिया था, इससे गलती हो वेरी गई। गुड, वेरी गुड। अभी समझ में आई गड़बड़ सब बच्चों को। ठीक है, Yes तो यहाँ पे मैम। तुम्हारी अब n की वैल्यू कितनी हो गई, एक तरीके से n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, mg माइनस F2 sin 53, है ना। तो mg की वैल्यू हमें पता है 100 है। ये F2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 25, तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। sin 53 होता है 4/5, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 इंटू 4 20 होता है। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई नॉर्मल की वैल्यू, 80 न्यूटन। तो अब यहां से अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालती हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आएगी, 0.5 इंटू 80, मतलब 40 न्यूटन। Yes मैम। तो अब मुझे बताओ कि जब F2 की वैल्यू 25 न्यूटन होगी, तो क्या ये बॉक्स खिसकेगा। कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, बताओ टोटल पुलिंग फोर्स कितनी है। टोटल पुलिंग फोर्स इज हाउ मच इन दिस केस, टोटल पुलिंग फोर्स इज 20, जो F1 लग रहा है वो, प्लस F2 cos 53। तो F2 है 25, 25 cos मैम 53 कितना हो स्क्रीन। जाएगा। अच्छा, एक सेकंड बेटा, मेरी स्क्रीन तो विजिबल है बच्चा। मैम ओके मेरे को मैम। ना एक चीज समझ नहीं आई। हाँ, मेरे क्या। को मेरे को ना कंपोनेंट के सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मुझे अभी भी नहीं बना। मैम 35। कंपोनेंट में एक सेकंड रुको बेटा, अभी जो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। F2 कितना है भाई, 25 इंटू 3/5 हो जाएगा ना। मैम 50। हाँ, तो 15 होगा, तो ये 35 है। तो भाई ये तो कम हो गई ना, तो यहाँ पे तो मोशन ही नहीं हो रहा, नो मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा यस है। मैम। सही है, तो यस स्टैटिक मैम। फ्रिक्शन लगेगा, एक्सेलरेशन 0 होगी। अब अभिजय बेटा बताओ क्या डाउट होता है तुम्हें, कंपोनेंट करने में क्या दिक्कत आती है। पता नहीं, जैसे 50 वाले का तो हो गया, 25 वाले का बन ही नहीं था। आंसर कुछ मतलब और आ रहा है मेरा। मेरे 25 मेरा जो जो मैंने क्या कहते हैं 25 न्यूटन लिया था, तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा था। किस स्टेप में गड़बड़ हो रही है ये बताओ ना मुझे। वही तो नहीं समझ आ रहा। डाउट आपने क्या प्रोसेस। किया है, चलो एक बार स्टेप्स बताओ फिर से सारे। देखो, सबसे पहले एफबीडी बनाया, हम्म उसके बाद क्योंकि इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या बनी पहली। मैंने लिखा है n इक्वल टू mg माइनस साइन 36। 36, 36 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 36 की वैल्यू तुम्हें भी नहीं पता। अरे एक मिनट, इग्नोर मारो इग्नोर मारो, मैंने कुछ और हाँ, लिख दिया है, गलत ठीक है, लिखा है। हो रही है ना गड़बड़, वो गड़बड़ लिखने वगैरह में ही होती है, गड़बड़ आपके स्टेप्स सेम ही रहेंगे। सही है, अब सब बच्चे एक बार 50 न्यूटन के लिए सॉल्व करो, सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। F25 न्यूटन पूरा सैंपल तुम्हें बता दिया मैंने करके, सेम प्रोसेस पूरा 50 न्यूटन में सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी लगेगी, एक्सेलरेशन कौन सी आएगी। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर।
यहाँ पर भी यही सेम चीज करनी है, n की भी तुम्हारे पास कोई और वैल्यू आएगी, n तुम्हारा 80 न्यूटन नहीं रहेगा। मैम मैम एक्सेलरेशन 24। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन 24 तो नहीं आ रही यार, एक बार रीचेक करो आंसर। 5 नहीं, मैम 5। मैम नॉर्मल मैम कितना आया है? फ्रिक्शन नॉर्मल होता ना? 60 मैम नॉर्मल 60 आया है। हाँ मैम ठीक है, मैम नॉर्मल सही आया। सेकंड केस में कितनी आ रही है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी क्या? फ्रिक्शन आया है मैम, लिमिटिंग Friction? फ्रिक्शन। हाँ फिर से लगेगी, नॉर्मल चेंज हो जाएगी ना तुम्हारी, नॉर्मल तुम्हारी F2 पे डिपेंड कर रही है ना। यस मैम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, चलो एक बार अब निकालने की कोशिश करते हैं। सब बच्चों ने ट्राई कर लिया ना एक बार? यस मैम। अब आ जाओ, F2 की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन। अब मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ नहीं कर रही, डायग्राम पीछे बना हुआ है, बना दूं? मैम बनाने मत की जरूरत बनाओ। लग रही है क्या? है ना, नो मेरा भी मैम। मेहनत करवाओगे ऐसे। तो n इज इक्वल टू mg माइनस F2 साइन 53, ये फॉर्मूला तो यहाँ पे वैलिड है ही ना, है ना? फॉर्मूला तो सेम ही है, बस तुम्हारी F2 की वैल्यू ही तो चेंज हुई है। यस मैम। मतलब है mg की वैल्यू थी 100, अब F2 की वैल्यू होगी 50, साइन 53 कितना होता है? 4/5। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 माइनस 40, है ना? तो नॉर्मल की वैल्यू सबने सही बोला। हाँ बेटा, अच्छा स्टक है, एक सेकंड बच्चा, मैं एक रिफ्रेश कर प्रश्न दूं। है मेरा, हाँ बोलो बेटा। यदि आप लिख रही हैं तो आपकी हाँ स्क्रीन पता चल गया मुझे, पता चल चुका मुझे। कांग्रेचुलेशंस। अब आ गया, ठीक है, नॉर्मल 60 आ गया सबका, मैम आ गया। आ गया। तो बेटा यहाँ पर तुम्हारी एफ एस मैक्स की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी ना। एफ एस मैक्स कितना होता है? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एम। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू एस कितना गिवन है क्वेश्चन में हमें? 0.5। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना होता है? 6 5 30। हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 न्यूटन। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि पुलिंग फोर्स टोटल कितनी लग रही है, पुलिंग फोर्स कितनी लग रही है। अब हमें निकालनी है कि जो डब्बा है उस पर टोटल पुलिंग फोर्स कितनी लग रही है। तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर भी, F1 प्लस F2 cos 53, F1 प्लस F2 काइनेटिक cos, फोर्स लगेगी इस पे। हाँ काइनेटिक फोर्स लगेगी इस पे। F1 की वैल्यू आई है 20, F2 की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है? 30 50। मैम। अच्छा वो cos 53 लगा के बता रहे हो आप, ठीक है। अब cos 53 कितना हो जाता है हमारा? 3/5। हाँ तो 50 न्यूटन आ गई ना ये। तो अब इसके 50 न्यूटन आने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर तो हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। 50 न्यूटन लगाने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई। अब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो हमारा जो डब्बा है वो मूव करेगा। और डब्बे पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो? इस डायरेक्शन में तुम्हारी लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स, टोटल पुलिंग फोर्स 50 न्यूटन लग रही है ना? यहाँ पर यस तुम्हारा लग मैम। रहा है फ्रिक्शन, यहाँ पर तुम्हारा लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे। इसका मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी फोर्स लग रही है कुछ नेट फोर्स, तो इस डायरेक्शन में कुछ एक्सिलरेशन आएगी। तो अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो, उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय, 24 मैम, न्यू की वैल्यू दिखाना। म्यू की वैल्यू आई है, म्यू के की 0.4 गिवन है। मैम 24 आ रही है। हाँ तो 0.4 इंटू 60 मतलब 24 न्यूटन। सही है। तो यहाँ पर अब मैं देख सकती हूँ कि मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी 50 माइनस 24, तो ये 26 आ जाएगा ना। मास तुम्हें कितना गिवन था भाई? 5 10, मास हमें 10 किलो का गिवन है ना, तो एक्सेलरेशन 2.6 में आ गई। यस मैम। यस मैम। सही है, समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन सॉल्व? यस मैम। ठीक है, ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, तभी स्टेप बाय स्टेप करके तुम्हें सारे सॉल्व करवा रही हूँ ताकि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो हमारा पर्पस क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन के तुम देखोगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, वरना वो तो समझ ही नहीं आने। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक एक इम्पोर्टेंट सूचना ये भी है कि ना फ्रिक्शन, मेरा बिटली लिंक में जाओगे सब बच्चे तो फ्रिक्शन का मैंने एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल वहां पे डाला है, वो मॉड्यूल जरूर देख लेना। अब तुम्हारी क्लास तो नेक्स्ट वीक ही होगी, तो वो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस भी है, एग्जांपल्स भी है, और ये सारी थियोरी जो हमने पढ़ी है वो पूरी थियोरेटिकल फॉर्म में। क्या? हाँ लिखा तो है मैंने ग्रुप में मैसेज। क्यों? तो मतलब मेरी कुछ फैमिली इमरजेंसी है बेटा। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, ये लो बेटा। ठीक है, तो वो मॉड्यूल एक बार मैं तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ताकि सब बच्चे उसको देख लो। उसके अंदर थियोरी भी अच्छी है, प्रॉब्लम्स भी अच्छी है, वो अवंती का ही मॉड्यूल है। लेट मी सेंड दैट एज वेल।
देखो ये फ्रिक्शन का है पूरा, ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन का ही भेजा है मैंने तुम्हारा अवंती नोट्स एंड असाइनमेंट करके, तो यहाँ से एक बार देखने की कोशिश करना। कर लिया बेटा नोट डाउन, चलूं आगे? यस मैम। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम इससे पहले जो आपने स्ट्रिंग वाला करवाया था ना, उसके भी मॉड्यूल भेज देना। कौन सा वाला? अच्छा वो स्प्रिंग फोर्स वगैरह वाला सारा, यस मैम। उसके भी मैंने अपलोड कर दिए यार बिटली लिंक पे, एक बार बिटली लिंक चेक कर लिया और एक्सटेंसिवली वो मैंने बिटली पे अपलोड कर दिया है। ओके मैम। ठीक है, एक बार बिटली लिंक चेक करना, उसमें ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स अपलोड कर रखे हैं, वो वाला भी अपलोड कर दिया, 2-3 और अपलोड कर रखे हैं, तो सारे एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है ना, उसका भी मुझे मिलता है, अवंती मॉड्यूल एंड असाइनमेंट के नाम से ही कर रखा है वो, तो मैंने वहीं से देख लेना बेटा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार सब बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि ब्लॉक जो है वो तुम्हारा स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक जो है वो तुम्हारा स्लाइड कर रहा है, फिक्स्ड वेज है, ब्लॉक तुम्हारा स्लाइड कर रहा है, तो तुम्हें फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है और उसकी जो एक्सेलरेशन लग रही है वो बतानी है। ये फॉर्मूला आएगा, ये मतलब वैसा नहीं है कि वैल्यू आ जाएगी, ये तुम्हारे पास कुछ जी एम साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में फॉर्मूला आएगा पूरा। तो एक बार ट्राई टू डिटरमिन व्हाट दिस वैल्यू विल बी। एक बार सब बच्चे कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने की। मैम एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा आ रहा है और नॉर्मल। नो नो मैम, नो मैम, नो। नो मैम, नो मैम, नो मैम, सॉल्व करने के बाद ही मैम लग क्या गया आ रहा है करने। मैम? tan थीटा प्लस mg ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। क्या है ये? मैम फॉर्मूला मतलब ऐसी तो आएगा मैम किस चीज फॉर्मूले का, में। फ्रिक्शन का या एक्सेलरेशन का बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम फ्रिक्शन, और मैम tan थीटा प्लस में नहीं मल्टीप्लाई में। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आया मेरा, एक बार मैं चलो सॉल्व करती हूँ, मेरा सिंपल आया था इसका काफी। ठीक है, ओके तो मैम। ये देखो ये हमारा वेज है, सही है ना, इस पे हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक कौन से कलर से बना है? हरे से बना दे, हरे से ही बनी हुई है ना उसकी आउटलाइन। तो अब ये 3D इमेज तो हम बना नहीं सकते, बट ठीक है, ये 2D इमेज से काम चला लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमारा ये ब्लॉक रखा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्या क्या लगेगा बेटा, क्या क्या बनेगा? एक तो वेट नीचे मैम जी, नॉर्मल। ये एम लो, जी cos थीटा sin थीटा। mg बना दिया, नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया, और क्या लगेगा इसमें? अब तुम्हें बोला गया है कि नीचे की डायरेक्शन में ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है इसमें, ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक तुम्हारा स्लाइड कर रहा है, यस मैम। और इसके अलावा क्योंकि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है इसलिए एक्सेलरेशन आ जाएगी कुछ नीचे की साइड पे। सही है बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब इसके आगे ये मेरा थीटा अगर एंगल है तो कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे मेरे पास? mg cos थीटा आ जाएगा ये, और एम यहाँ जी से मेरे पास आ जाएगा mg sin थीटा। तो पहली इक्वेशन नॉर्मल की बनाओ, सबसे पहले फ्रिक्शन वाले केसेस में नॉर्मल वाली इक्वेशन ही बनाओ। तुम्हारे पास मैम इक्वेशन एम जी cos थीटा इक्वल नॉर्मल। वेरी गुड, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसका मतलब है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? तुम्हें वैल्यू म्यू गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो म्यू एन आ जाएगी ना, मतलब म्यू mg cos थीटा, तो बस फ्रिक्शन की तो यहीं से वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, फ्रिक्शन का काम तो खत्म। सही है? यस मैम, यस मैम। क्लियर है ये चीज कि कैसे आई क्या हुआ?
Yes, ma'am. ठीक है, अब ये जो है ये डब्बा तुम्हारा गिर रहा है नीचे, नाउ दिस इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी? ये तो पहली इक्वेशन हो गई। Ma'am, mg sin theta minus nu mg cos theta equal ma. वेरी गुड, mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू ma। तो अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी अगर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, मेरे पास आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा विल बी इक्वल टू ma। तो मास तो तीनों साइड से कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? Yes, ma'am. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G जी sin साइन theta. थीटा माइनस म्यू जी ओके मैम, कॉस थीटा। मैम समझ गया। बस इतना गलती ही कहाँ है। आई थी? क्या कहाँ हुई थी गलती? कुछ नहीं बताओ। मैम, मेरा ध्यान नहीं था ना, तो वो मैंने ना, आपने पहले करवाया था तो मैम वो दोनों ऊपर की साइड में आ रहे थे मैम, वेक्टर के कंपोनेंट नॉर्मल और वो, तो अच्छा मैम मैंने सोचा नीचे की साइड है तो प्लस हो जाएगा, अच्छा और अच्छा, मैं भूल वही गया था कि गड़बड़ हो नीचे गई। और कुछ नहीं है। हाँ गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं होता, ऐसे ही गड़बड़ कर करके तो मैं आंसर और अच्छे से समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन भी नहीं था, ये खाली एक ऐसे छोटा सा एक टेस्टिंग योर एबिलिटीज वाला टाइप की चीजें चल रही हैं अब तो। चलूं आगे? यस मैम। चलो, ये ब्लैंक स्लाइड का जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे? ट्राई टू सॉल्व दिस वन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं लीस्ट पुलिंग फोर्स बतानी है जिसमें ये 5 किलो की बॉडी इस तरीके से फोर्स लग रही है, ये 5 किलो की बॉडी स्लाइड हो जाए। म्यू की वैल्यू तुम लोगों को गिवन है। पहला केस तो यही है, तो पहला केस टेक 3 मिनट्स, आई एम गिविंग यू गाइस 3 मिनट्स, 55 से लेकर 58 तक एक बार ट्राई टू सॉल्व इट। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स। लंबा है थोड़ा सा, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैम एक चीज पूछनी थी मुझे। हम्म। अ, जैसे हमें पी दे रखा है, इसमें पी नहीं दे रखा, पी निकालना है। पी निकालना है। हाँ यार ये तो आसान है तो हाँ, तो क्वेश्चन। निकालो। मैं बोल रही हूँ पी की वैल्यू बताओ। पहला केस में 3 मिनट है, तुम्हारे पास 56 हो गए, 2 मिनट और है। चलो तुम 3 मिनट ही ले लो, 59 तक बताओ। आप जानते हो मैं कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मैं आपसे रेंडमली कोई भी पूछ देता हूँ और मेरे को सही क्वेश्चन बता देता हूँ। आप देखो कितने अच्छे हो। हाँ तो फिर मैं नहीं होंगी ना पेपर में, लेकिन पेपर में थोड़ी होगा ऐसा, पेपर में तो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैम क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया। अरे मैम मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है अभी तक। चलो पढ़ लो बेटा, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी 2 मिनट और है तुम्हारे पास, 2-3 मिनट। मैथ्स भी जज होगी तुम्हारी इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है। मैम सी की वैल्यू आ रही है 100 अपॉन हम्म। में 3 100 अपॉन में 3√3। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो। पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है। चलो मैं बच्चे की वैल्यू भी लिख देती हूँ, 100 अपॉन में 3√3। सही है, वेरी गुड बच्चे। अब बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 3-4 अलग अलग ऑप्शन बन जाएंगे तो तुम्हारा एमसीक्यू हो जाएगा ना। 2-4 बच्चे और बताओ कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 2 मिनट और है तुम्हारे पास। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्कूल सही चल रहे हैं? कौन सा चैप्टर शुरू हुआ स्कूल के अंदर तुम्हारा? वेक्टर्स, Ma'am, unit and measurement. यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वेरी गुड। तो तुम्हारा फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले बच्चों का वेक्टर फिर दो मैम जब भी टॉपिक आएगा तब करवाएंगी। समझ में आ रहा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट रिवीजन, अब तो रिवीजन चल रही है स्कूल में तो। हाँ मैम, रिवीजन चल रही है। यस मैम। कान इतना ठीक है, भूल फास्ट। गया ना पुराना। नहीं वही पुराना हो गया तो अच्छा है, तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा सब लोगों का। वो स्कूल वाले भी क्वेश्चंस जो मिलते हैं यस होमवर्क मैम। करते रहना, एनसीईआरटी करते रहना, सारी बुक्स जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं करो। ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी बेकार है। कुछ कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती भाई। एनसीईआरटी इतने बड़े बड़े लोगों ने लिख रखी है, बहुत बढ़िया बुक है।
तो अच्छे से उसको भी सॉल्व करो। थियरी में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि थियरी बच्चों को कम लगती है उसकी, जहां से समझ में आ रहा है वहां से समझो, जहां पे क्वेश्चन मिल रहा है वहां से सॉल्व करो। मैम एरर तो नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है? हाँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एरर नापने के लिए नहीं होते बेटा, वो तो जैसे कोई मेजरमेंट करने के लिए होते हैं। हमारे सर ने दिखाया था आज लैब क्या में। क्या दिखाया था? वो एक होता तुम्हें तो स्केल चाहिए हर से। बेटा वो वर्नियर कैलिपर दिखाया होगा आपके सर ने, हाँ ऐसे ही था। है ना? तो वो एरर नापने के लिए नहीं होता। वर्नियर कैलिपर बेसिकली आप अपने स्केल से, इसकी भी एक एक्स्ट्रा क्लास में देती हूँ तुम ये लोगों तो की। बहुत देखे हैं अ, वर्नियर कैलिपर। हाँ बेटा, जैसे स्केल से आप लोग जब मेजरमेंट करते हो तो 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट होती है ना, तो वर्नियर कैलिपर से वो लीस्ट काउंट कम हो जाती है। वर्नियर कैलिपर से आई थिंक आप 0.1 मिलीमीटर वाली भी मेजरमेंट कर पाते हो। तो ये लीस्ट काउंट कम होने का मतलब है कि आप और प्रिसाइज रीडिंग ले सकते हो वर्नियर कैलिपर से। मैम ये बड़ा, difference है। अब बड़ा आंसर है, पी की वैल्यू बड़ी है क्या मैम? क्या वैल्यू, तुम बताओ क्या वैल्यू है, ये लिख रही होगी मैं यहीं पर। मैम टाइम 675 √2। 675 रूट यार, इतनी लंबी तो नहीं है, दोनों वैल्यूज में ये गड़बड़ है कुछ। तो 2 आंसर तो आए, चलो वेरी गुड, जिन बच्चों ने कोशिश करी बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है, मैं तभी बोल रही हूँ इसकी ना मैथमेटिक्स थोड़ी लंबी है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रही हूँ मैं 5 किलो के ब्लॉक का। क्या क्या फोर्सेस बनाई? नीचे के डायरेक्शन में 50 न्यूटन mg, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल। सही है। ये वाली जो फोर्स है इसके मैं कंपोनेंट कर देती हूँ, तो यहाँ पे लगेगा p cos 45 मतलब p/√2, और ऊपर की डायरेक्शन में भी वही लगेगा। हाँ बेटा, मैम कह रहा हूँ मैम थर्ड ऑप्शन लिख दो। थर्ड ऑप्शन बताओ क्या सॉरी लिखूं? उससे मिस्टेक हो गई, अभी मैम को आंसर को रफ कर दो। करो करो, एडिट करो, क्या लिखूं थर्ड ऑप्शन? मैम मैम वो कोई 50√2/3। क्या, फिर से बोलो बच्चा। 50√2/3। हाँ, थोड़ा सा क्लोज तो आए तुम, अभी थोड़ी सी गलती हो रखी है, थोड़ी सी बहुत छोटी सी गलती हो रखी है, एक बार चेक करो अपना आंसर। अब ये तो हमारी सारी मैम फोर्सेस लग गई। 225 √2। नहीं, फिर से चेक करो। और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यही सारी फोर्सेस लग रही हैं। अब यहाँ पर तुम्हें बोला है कि तुम्हें लीस्ट पुलिंग फोर्स निकालनी है जिससे बॉडी खाली स्लाइड हो पाए, मतलब तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। तो एफएस मैक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। फ्री बॉडी डायग्राम सही है बेटा? इज द फ्री बॉडी डायग्राम ओके? तो अब यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस p/√2। यस मैम। इसका मतलब है अगर फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू आ जाएगी, म्यू मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब म्यू इंटू 50 माइनस p/√2। और ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये p/√2 के बराबर होनी चाहिए। बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। which implies that p/√2 is equal to what? म्यू की वैल्यू आपको 1/3 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 1/3 डाल रही हूँ। मैम 1 बिना by सॉल्व 3 करे आ रहा है आंसर। क्या? मैम 50√2 अपॉन क्या था, 3√2 + 1। नहीं यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल मैम आंसर आएगा। 50√2/9। मैम 50√2/9। नहीं, इसका इसको सॉल्व करना, क्या आएगा इक्वेशन, क्या बनेगी, मेरे साथ में सॉल्व करो एक बार सब बच्चे। यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन? 3p/√2। मैम स्क्रीन शायद स्टक है। एक सेकंड बेटा, अच्छा वो इक्वेशन नहीं दिख रही बच्चों को, अभी आ गई? ये कहाँ गया? हाँ ये रहा, आ गया अभी। ये इक्वेशन सही लिखी ना मैंने यहाँ तक? मैम यही तो क्वेश्चन बनाई थी मैंने। हाँ तो चलो, यहाँ पे से अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 3p/√2 विल बी इक्वल टू 50 माइनस p/√2। सही है। लेट मी टेक दिस टू द अदर साइड। इफ आई टेक दिस टू द अदर साइड, व्हाट विल आई गेट? 4p/√2 इज इक्वल टू 50। कहाँ तुमने गलती करी है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है, सीधा सीधा है। मैम वो ना 3 की डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई कर दी थी। अच्छा, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50√2/4, है ना? अब ये बताओ ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये √2 से ये नीचे वाला कट जाएगा, 2√2 बचेगा। 2√2 से ये 50 वगैरह काट दो, मेरा जो फाइनल आंसर आया था इसका, बाकी तुम ऑप्शन चेक करके इसका आंसर देख सकते हो कि फ्रैक्शन में आंसर है, किस चीज में आंसर है। बट वैसे मेरी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 25/√2 न्यूटन।
जो अभी तक Ma'am? किसी बच्चे ने मुझे बता ही नहीं है। हाँ, मैम अनइक्वल 50 बाय रूट 2 माइनस 50 होगा ना? कहाँ से -50 होगा? ये p अपॉन रूट 2 को वेस्ट साइड पे ही ला सकते हैं सीधा। मैम मैथ्स सीखो, एफएस मैक्स की वैल्यू d/√2 कैसे आई? ये बैलेंस करके एफएस मैक्स की एक वैल्यू तो म्यू एन से आ गई और दूसरी वैल्यू यहाँ से, दोनों ये इक्वल भी तो होने चाहिए, तभी तो जस्ट मूव करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है ना ये। यस मैम, जस्ट यस मैम, समझ गया। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है, तभी मैं बोलूँ सब बच्चों की कुछ ना कुछ यस गड़बड़ मैम, हुई अब है। क्लियर है, क्लियर। ठीक है, तो मैम बहुत मैंने अच्छी पी बात की है। को रखा था इसको, मैम पी की जो क्या फ्रिक्शन जो फोर्स होगा उसके बराबर रखा था मैंने। पी के बराबर तो नहीं उससे होगा क्या ना, है? पी वन रूट टू के बराबर होगा ना। पी तो अलग, वो तो देखो, अगर ये वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करो तो खाली कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर काम आएंगे। वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज तुम लोगों को समझनी थी वो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकालना था। वो पूरे अभी 11th में 12th में हर जगह पे वही यूज आता है। बाकी तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट याद रहेगा ही। सही है, चलूं आगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रखा है कि अब तुम्हारी ये जो फोर्स है 25 अपॉन रूट 2 की फोर्स है। अब अगर इसकी डबल फोर्स लगा दी हमने, तब एक्सेलरेशन कितनी आएगी वो बताओ। तो एक बार ट्राई टू कैलकुलेट दैट एज वेल। अब एक बार निकालने की कोशिश करो। तुमने डबल लगा दी है इस फोर्स की। पी को मैम डबल पी कर को दिया डबल है। कर दिया। हाँ हाँ, पी को डबल कर दिया, पी की जगह 2p लगा दी, तो अब एक्सेलरेशन कितनी आएगी? अब तो ब्लॉक मूव करने लग जाएगा ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन थी। अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा दूंगी तो ब्लॉक मूव करेगा ना, तो उस केस में एक्सेलरेशन बताओ कितनी आएगी। मैम या तो इसको मैम इसको पूरी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैम अगर पी की वैल्यू 50/50√2/4 के इक्वल है, तो मैम इसकी दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ कर दो, कितना आ जाएगी वैल्यू, कितनी हो जाएगी तुम्हारी? मैम 25√2 एक तरीके से 50√2/2 आ वैल्यू हो गई जाएगी, ना पी तो की। 25√2 आ जाएगी। यस मैम। एक तरीके से इस क्वेश्चन में तुम्हें पी की वैल्यू गिवन है 25√2। अब तो अब 25√2 के हिसाब से सॉल्व करके मुझे एक्सेलरेशन बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, हो Yes, करो गया। ma'am. सॉल्व करो। सब कुछ सेम रहेगा, बस पी की जगह 2p ले लेना है, और कुछ डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। मैम नॉर्मल 37.5 आएगी। नहीं, बट रीचेक करो। नहीं, मैम 25 सही है। नॉर्मल का आ गया है। 25 आ रही है ना, तो 25 सही है। अब आगे चलो। चलो सबसे पहले नॉर्मल निकालते हैं अपन लोग भी। ठीक है, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना दूं। अब तुम्हारा बी पार्ट में क्या गिवन है कि पी की वैल्यू कितनी हो गई? 2p के बराबर हो गई ना। तो पी की वैल्यू एक तरीके से हो गई 25√2। सही है। अब तुम्हारा जो डब्बा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम तो सेम ही बनेगा। डब्बे में थोड़ी कुछ डिफरेंस लग रहा है। नीचे की डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी नॉर्मल लग रही है। और अब तुम्हारे पी के कंपोनेंट कौन कौन से लग रहे हैं? कॉस थीटा वाला ना। तो 25√2 अपॉन √2 25 न्यूटन ही तो आ जाएगा, और ऊपर के डायरेक्शन में 25 न्यूटन ही आ जाएगा। और एक पीछे के डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा, विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस केस। अभी वो हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और तुम्हारा डब्बा आगे की साइड पे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 25। 50 माइनस 25 डायरेक्टली आ गई ना बेटा, यस विच मैम, इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अब अगर तुम फ्रिक्शन निकालोगे, मैम मैम जो 25 रूट 2 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/√2। करो 25 ही तो आ जाएगा। मैम ऊपर 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे ना। करो 25√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 कितना हो जाएगा? अच्छा मैम, ओके मैम, गलती से इसको अपन ने ले लिया दूसरे ठीक है, सही है। ये मैथमेटिकल गलतियां हो रही है, रिवीजन से प्रैक्टिस से ये भी गलतियां चली जाएंगी। ये क्लियर है मैम पार्ट? 10/3 आ रही है। क्या आ रही है? 10/3। हाँ बिल्कुल सही, एक्सीलरेशन इज 10/3। नॉर्मल समझ में आई सब बच्चों को? यस अब मैम। यहाँ पर तुम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। तो यार म्यू के तुम्हारे को गिवन है 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू आ गई 25। तो एक तरीके से मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 25/3 न्यूटन। अब दिस काइनेटिक फ्रिक्शन
अगर 25 में से मैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस करूंगी तब मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी ना। सो मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 25 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? मास हमारा कितना गिवन था यार क्वेश्चन, 5 किलो का। Yes, ma'am. इज इक्वल टू 25 माइनस 25 अपॉन 3। यहां से निकालना एक्सेलरेशन की वैल्यू, सही है ना? ठीक तो है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस ओके? Yes, ma'am. मैम ओके। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली हैं, 2-3। आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले फ्रिक्शन का एक क्विक रिकैप लिया, उसके बाद हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा, इसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करे ये फ्रिक्शन के सबसे जो मुझे बढ़िया, मैम ताकि तुम्हें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आए और बेसिक क्वेश्चन मिले वो करवा दिए। हाँ बेटा, मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ देख लो प्रीवियस स्लाइड। सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मजा आया क्लास में? सबको समझ में आया सब कुछ? फ्रिक्शन सीख लिया हमने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करने हैं, वो जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तब 1-2 क्लासेस में अपन सॉल्व कर लेंगे।